हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 को टारगेट करते हुए हमारी सीडीपी क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें आज के जो हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यह परीक्षा जो आपकी 20 जनवरी 2023 को हुई थी, सेकंड पेपर आपका सीटेट का था, उसके सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और पीवाईक्यू सीरीज में आज की क्लास नंबर 28 रहेगी, यानी कि इससे पहले 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने सॉल्व करा दिए हैं। नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। यही एक माध्यम है, यही एक बेस है जिसके आधार पर आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बेनिफिट ये होता है कि आपको हर तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड आपको पता लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 से 10 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? द पीरियड फ्रॉम 6 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए 8 to 10 इज रेफर्ड टू एज। 8 से 10 साल का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? शैशवावस्था नहीं, 0 से 5 वर्ष का समय शैशवावस्था होता है और 6 से 8 वर्ष का समय बाल्यावस्था होता है। 8 से 10 साल का समय मध्य बाल्यावस्था होता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो जीन पियाजे ने दी ही है, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है, जिसको हम नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो कि 2 से 7 साल की होती है। ठीक है, 2 से 7 साल की। तो ये तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन क्वेश्चन में सामान्यतः जनरली पूछ रहा है कि 8 से 10 साल का जो समय है इसको माध्यमिक बाल्यावस्था कहते हैं और 10 से 12 वर्ष का जो समय है इसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है विकास डैश। क्या है विकास? शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। बिल्कुल 2 दिशाएं दी गई हैं। एक है जो इनर टू आउटर होता है, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ आता है, जिसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं डायरेक्शन। एंड दूसरा सेफेलोकॉडल, जिसमें जो विकास की दिशा है वो हेड टू टो बताई गई है, जिसमें सिर से पैर की दिशा में विकास की दिशा चलती है। यहां पे बात हमारी ये सही है कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में विकास होता है, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ इनर टू आउटर चलता है। जैसे पहले जो सेंटर में चीजें हैं, केंद्र में जैसे हमारा हार्ट हो गया, चेस्ट हो गया, हमारे कंधे हो गए, हाथ हो गए, फिर लास्ट में फिंगर्स डेवलप होंगी, है ना। कंट्रोल फिंगर्स पर लास्ट में आएगा, ये होता है इनर टू आउटर। ठीक है, और अच्छी बात है। नीचे से ऊपर की तरफ विकास नहीं चलता, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, जिसको हम सेफेलोकॉडल कहते हैं। हेड टू टो होता है, कट जाएगा। एक आयामी नहीं, बहुआयामी होता है। एंड वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। गलत बात है। हमारा जो विकास है वो वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में बालक रह रहा है, उसका खान पान, पालन पोषण, एजुकेशन, समाज किस तरीके का है, उन सब चीजों का बालक के डेवलपमेंट पर विशेष प्रभाव पड़ता है। नहीं पड़ता, ये गलत बात है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत बात है। कैसे नहीं पड़ता? यानी कि बच्चे के शारीरिक विकास का जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है उसके सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई बिल्कुल पड़ता है। यदि आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो आपका मस्तिष्क भी अच्छे से डेवलप होगा। यदि आपका शारीरिक विकास अवरुद्ध है या फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर भी पड़ेगा। हो सकता है कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतने अच्छे से ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ है, शारीरिक रूप से मजबूत है, अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, खान पान अच्छा है, तो उसका मस्तिष्क भी अच्छे से काम करता है। यदि शरीर अच्छा नहीं है, शरीर में कोई समस्या है, तो फिर मस्तिष्क भी उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो प्रभाव पड़ता है। और फिर व्यक्ति समाज के साथ भी अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाता, समाज के लोगों से मिलजुलना एंड उस तरीके से व्यवहार करना वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। गलत बात है। विकास के पहलू एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे मुख्य रूप से 4 पहलू हैं, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। यानी कि यदि आपका फिजिकल अच्छा है, यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छे से काम करेगा। यदि फिजिकली आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आप उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ेगा। आपका सोशल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। आप इमोशनल रूप से भी आप
कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। यदि एक में कहीं कोई समस्या आती है तो बाकी तीन भी प्रभावित होंगे। यदि आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो तब भी आप समाज के साथ अच्छे से संपर्क नहीं कर पाएंगे, मस्तिष्क काम नहीं करेगा और फिजिकली भी आप कमजोर महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। विकास के जो पहलू हैं चार, पीसीएससी यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, आपस में जुड़े हुए हैं। कौन कहता है कि संबंधित नहीं है? ये भी गलत है हमारा और ये भी गलत है, यानी कि ए और आर दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की डैश और समकक्षी यानी जो बच्चे के साथी हैं, पढ़ने वाले क्लासमेट हैं, उनका कैसी भूमिका होती है? कोई भूमिका नहीं। माध्यमिक स्कूल में जो बच्चे हैं, मान लीजिए 6 से 8 तक के बच्चे हैं, उनमें बच्चों के विकास एवं सामाजिकरण में परिवार की कोई भूमिका नहीं होती। बहुत अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। कोई भूमिका नहीं होती, गलत। प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, दो में से देखते हैं क्या सही है। और जो साथी होते हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होती, काट दो। प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है, प्रमुख भूमिका होती है। ये तो इधर से ही कट गया तो ये भी कट जाएगा। कोई भूमिका नहीं, कट जाएगा। बस एक ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन। समझिए, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास, उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है और जो समाजीकरण हो रहा है। समाजीकरण मतलब कि जो बच्चा संस्कार सीख रहा है, जो नैतिकता सीख रहा है, भाषा, आचार व्यवहार, किसके साथ आचार व्यवहार, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये जो सारी चीजें सीख रहा है, इसमें परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसी भूमिका होती है? परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फैमिली को कहा गया है। प्रथम सामाजिकरण एजेंट फैमिली को कहा गया है। ठीक है, परिवार ही हमें वो मूल्य सिखाता है। मूल्य मतलब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये मूल्य हमें कौन सिखाता है? हमारी फैमिली सिखाती है। हमारे अंदर संस्कार, नैतिकता, भाषा, ये सब फैमिली सिखाती है। और समकक्षी जो साथी होते हैं उनका भी बहुत अहम योगदान होता है, क्योंकि जो हमारे साथी होते हैं, हमारे दोस्त सहपाठी होते हैं, उनके व्यवहार का भी हमारे ऊपर गहरा असर पड़ता है, उनकी सोच का असर पड़ता है। उनके पहनावे को हम कॉपी करते हैं कि ये कैसे कपड़े पहने, यदि वो हमसे अच्छा पहन रहा तो हम उसको कॉपी करते हैं। और उनको देख करके हमारे अंदर सेल्फ आइडेंटिटी की एक भावना आती है कि हमें भी अपनी खुद की पहचान बनानी है। वहां से हम समाज के प्रति व्यवहार सीखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं, लीडरशिप की भावना डेवलप होती है, टीम की भावना डेवलप होती है ना। तो इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है अपने साथियों से। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। आपको पता है संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। यहाँ बच्चा सेंस ऑर्गन के माध्यम से चीजों को समझ रहा होता है। बस चूसना, छूना चीजों को समझता है वो, है ना। चीजों को देख करके, छू करके, उठा करके मुंह में डालना, ये सारी एक्टिविटी बच्चा यहाँ पे करता है। लेकिन चीजों को सही क्रम में कहाँ लगा पाएगा? क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में लगा पाएगा? ये 2 से 7 साल की अवस्था होती है, प्री ऑपरेशन स्टेज। यहाँ बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आएगा, एनिमिज्म का गुण होता है, ठीक है, और ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा। यहाँ भी वो चीजों को क्रम में लगाने की क्षमता उसके अंदर नहीं आती है। कहाँ आती है? जब बच्चा पहुंच जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, 7 से 11 साल का जब बच्चा हो जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, तब वो चीजों को, तब उसके अंदर क्लासिफिकेशन की क्वालिटी डेवलप होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन बच्चे के अंदर डेवलप होता है, ठीक है, और जो संख्याओं के बीच एक रिलेशन होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। तो वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता कहाँ आएगी बच्चे के अंदर? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। यहाँ बच्चा चीजों को उनके आकार के हिसाब से, रंग के हिसाब से, उनके गुण के हिसाब से लगाने लग जाता है। ये अच्छी क्वालिटी का सेब है, इसको इसमें रखेंगे, ये उससे खराब क्वालिटी का है ना, ये टॉप क्वालिटी का सेब है तो ये इसमें रखा जाएगा। इस तरीके से ये रेड कलर सारे इसमें आएंगे, येलो इसमें आएंगे, ग्रीन इसमें आएंगे, और शेप के हिसाब से, है ना, ये बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। इस तरीके से सारी क्वालिटीज बच्चे के अंदर यहाँ पे आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और यहीं पे एक महत्वपूर्ण गुण बच्चे के अंदर डेवलप होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि जैसे बर्तन में पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी, बर्तन का आयतन, बर्तन बदल सकता है लेकिन पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी,
ठीक है। और जैसे मिट्टी का आकार बदल सकता है लेकिन उसका आयतन नहीं बदलता, या फिर बर्तन बदल सकते हैं लेकिन उसमें पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी। ये सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं। बच्चा जब पहुंच जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यहाँ बच्चा 11 से प्लस का हो जाता है। यहाँ बच्चे के अंदर जैसे कि कल्पना शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है, वो कल्पनाओं में ही चीजों को सोचने लगता है, समस्याओं का हल अपने दिमाग में ही ढूंढने लगता है ना। पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखने लग जाते हैं, और यहाँ बच्चे के अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो तर्क शक्ति है, बहुत तीव्र हो जाती है, चिंतन बहुत अधिक अमूर्त हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं। जस्ट अभी मैंने पीछे बताया, सोचिए किस में करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन कहाँ आता है, जस्ट बताया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता आ जाती है, ठीक है। यही क्वेश्चन पीछे भी था, इन्होंने देखिए 2 बार घुमा के क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग, सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, या फिर खोज अधिगम। कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ इसमें से नहीं है। तो देखिए, उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, ये बात जीन पियाजे नहीं करते हैं, ये बात व्यवहारवादी करते हैं। आपके स्किनर करेंगे, इसके बाद पावलोव करेंगे, इसके बाद व्यवहारवादी करेंगे, जीन पियाजे इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, इसकी बात कौन करेंगे, जीन पियाजे करेंगे। यानी सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, यानी कि बच्चा सीखने के लिए कितना तत्पर है, उसके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। सीखने के प्रति संवेदनशीलता का मतलब है कि टीचर को यह समझना होगा कि हर बच्चा अलग स्पीड से सीखता है, अलग अलग लेवल पर सीखता है, तो उसके हिसाब से उसको सिखाया जाना चाहिए। हर बालक एक ही उम्र में समान रूप से नहीं सीखता। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे 8 साल के हैं तो सब बराबर ही सीखेंगे, ऐसा नहीं होता। किसी बच्चे को जल्दी समझ आता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, तो टीचर को यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक कैसा हो, संवेदनशील। संवेदनशील शिक्षक कौन होता है, जो ये पहचान सके कि कौन सा बच्चा अभी सीखने के लिए तत्पर है, तैयार है, और कौन सा नहीं है। संवेदनशील टीचर वो होता है जो बच्चों पर सीखने के लिए प्रेशर ना डाले, दबाव ना डाले, बल्कि उनकी जो सीखने की स्पीड है उसके हिसाब से सिखाए, जो बच्चे की जरूरत और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड में भी बदलाव लाए, ठीक है। यह होता है तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, इसकी बात कौन करेंगे, जीन पियाजे करेंगे। व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति का मतलब है कि हर बच्चा अलग होता है, उसकी सीखने की गति, उसका इंटरेस्ट, उसका समझने का तरीका, उसकी सोचने का जो शैली है, जो स्टाइल है, वो अलग होता है। तो टीचर को ये जो डिफरेंसेस हैं इनको एक्सेप्ट करके उसी के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ये भी बात सही है। खोज अधिगम की अगर यहाँ पे हम बात करें तो खोज अधिगम का मतलब है कि पियाजे ने कहा कि बच्चे अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन और खोज यानी कि डिस्कवरी के माध्यम से बेहतर सीखते हैं, तो बच्चे को यहाँ पे खोज करने का भी मौका आपको देना चाहिए। यानी कि जो लर्निंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, सजा या इनाम से प्रेरित होने वाली प्रक्रिया नहीं है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे अपने अनुभव से खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन कट जाएगा, बाकी सारे जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सही है। ए ऑप्शन जो है ये शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति क्या करता है। देखिए, स्टेज 4 की बात हो रही है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करता है। देखिए, यहाँ पे स्टेज 4 की बात हो रही है, तो किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करता है। ये जो स्टेज है आपकी, ये फर्स्ट लेवल फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट लेवल और फर्स्ट स्टेज है प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बालक किसी भी काम को अच्छा या बुरा, उसका परिणाम क्या होगा, दंड मिलेगा या इनाम मिलेगा, इससे तय करता है कि उसका परिणाम क्या होगा, ना कि उसकी नैतिकता या इरादे से कोई लेना देना यहाँ पे होता है, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे बच्चा खिलौना तोड़ता है तो उसे डांट पड़ती है, तो वो सोचता है कि खिलौना तोड़ना
गलत बात है क्योंकि मुझे डांट पड़ी है ना। अगर वही बालक किसी की हेल्प करता है और उसे टॉफी मिलती है तो वो सोचता है कि दूसरों की हेल्प करना अच्छा काम है क्योंकि मुझे इनाम मिला है। तो यहाँ बच्चा काम के पीछे की नीयत या मोरलिटी नहीं समझता, वो सिर्फ रिजल्ट यानी कि नतीजे से अच्छा या बुरा तय करता है। ये फर्स्ट लेवल फर्स्ट स्टेज की बात है प्यारे दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चौथे चरण की बात हो रही है, इसलिए कट जाएगा। हमने समझा दिया आपको ताकि आप बहुत घोल के पी जाओ कोहलबर्ग को। इसीलिए मैं कोहलबर्ग के हर क्वेश्चन पर बहुत टाइम देता हूं, हर एक स्टेटमेंट को बहुत डीप समझाता हूं, क्योंकि इसमें बच्चा बार बार कंफ्यूज हो जाता है एंड ऑप्शन भी बार बार घुमा के पूछता है, ठीक है। तो हर तरीके से इसको समझने का प्रयास करो, नहीं तो क्वेश्चन कोहलबर्ग का आप गलत कर ही आओगे। दूसरा है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करते हैं। बताइए भाई, आप लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं हमारी, तो बताइए इसका राइट आंसर, इसका मतलब क्या है, कौन सा लेवल, कौन सी स्टेज है ये प्यारे दोस्तों? फर्स्ट लेवल सेकंड स्टेज है। ये था फर्स्ट लेवल फर्स्ट स्टेज, और ये लेवल तो फर्स्ट ही है लेकिन उसकी सेकंड स्टेज में बच्चा आ गया है। यानी कि यहाँ बालक अपना भी लाभ देखने लगता है। इस स्टेज को सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन या फिर स्वलाभ मानसिकता भी कहते हैं। अब इसमें बालक दूसरा काम करेगा तो उसमें अपना भी फायदा देखेगा कि इसमें मेरा क्या फायदा है, ठीक है। वो चीज बच्चे के अंदर यहाँ डेवलप होती है। नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार की लाभ की अपेक्षा, मैं अगर ये नियमों का पालन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, है ना। तुम मुझे पेंसिल दो तो मैं तुम्हें अपना पेन दूंगा। तुम मुझे अपना खिलौना खेलने के लिए दो तो मैं तुम्हें अपना खिलौना खेलने के लिए दे दूंगा, ठीक है। इस तरीके की भावना बच्चे के अंदर यहाँ पे आ जाती है। तुमने मुझे चांटा मारा, मैंने तुम्हें मुक्का मार दिया, बात खत्म, ठीक है। ये भावना आ जाती है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। जी बिल्कुल, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास के चौथे चरण की बात यही है, जिसमें बालक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। इस स्टेज में बालक का या व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य होता है समाज में व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन करना, क्योंकि यहाँ पे आकर के बालक सोचता है अगर हर कोई नियम तोड़ेगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए वह नियम, कर्तव्य और कानून को नैतिकता का आधार मानता है, ठीक है। नैतिक निर्णय खुद चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में लेते हैं। ये लॉरेंस कोहलबर्ग की आखिरी स्टेज है, ठीक है। क्या है ये आखिरी स्टेज है और ये छठा चरण है, जिसको मतलब सिक्स्थ स्टेज है ये, ठीक है। थर्ड लेवल की सिक्स्थ स्टेज है और इसको सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास कहते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ पे व्यक्ति के अंदर ये भावना होती है कि जैसे अगर हिंज ने चोरी की तो यहाँ पे चोरी करना हालांकि कानून के अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन मानवता के हिसाब से यहाँ पे उसने जो चोरी की वो बहुत सही की, क्योंकि कानून से कहीं ऊपर उसकी वाइफ की जान बचानी थी, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति क्या सोचता है, अगर कोई गरीब आदमी इलाज के लिए दवाई चुरा रहा है तो वो बहुत ऊंचा नैतिक सिद्धांत है, चोरी से कहीं ऊपर है, क्योंकि जीवन बचाना ज्यादा ठीक है। इस स्टेज में आकर के बच्चे का या व्यक्ति का क्या भाव हो जाता है, जैसे महात्मा गांधी जी थे तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के कानून का उल्लंघन किया था, लेकिन उनका उद्देश्य अन्याय के खिलाफ सत्य और अहिंसा का पालन करना था। वे अपनी अंतरात्मा और सिद्धांतों के अकॉर्डिंग चले, ना कि समाज या कानून के अनुसार चले। तो ये जो भावना आती है अपने खुद के चुने हुए नैतिक सिद्धांतों पर चलने की जो भावना आती है, ये आती है लास्ट में जाकर के, और ये बहुत कुछ ही व्यक्ति के अंदर डेवलप हो पाती है। हर व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाए फिर तो दुनिया ही स्वर्ग बन जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को एकदम हलवा बना देंगे बहुत सरल भाषा में, इतनी सरल भाषा में कोई ना समझाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी पद्धतियां लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार हैं। किसकी बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं।
पाड़ या ढांचे की बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं, जी बिल्कुल इसके फोल्डिंग की बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं। जहां पे क्या कहा गया है कि बच्चा कोई सवाल लगा रहा है, सवाल में फंसा तो टीचर उसको टेम्पररी हेल्प करेगा, संकेत और इशारे दे करके बता देगा कि भैया इस सवाल में ये फॉर्मूला लगा दो, या जहां अटक रहा है वहां बता देगा कि इसको मल्टीप्लाई करा दो, सवाल तुम्हारा लग जाएगा। टीचर कुछ नहीं करेगा, टीचर सवाल नहीं लगाएगा, टीचर बस बता देगा, संकेत कर देगा, इशारे कर देगा, इशारों में समझा देगा। ठीक है। अनुकूलन, एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन क्या है सर? एडॉप्टेशन तो जीन पियाजे की बात करें, एडॉप्टेशन की बात करेंगे कौन? जीन पियाजे बात करेंगे। एडॉप्टेशन में आपका जैसे आ जाता है एसिमिलेशन आ जाएगा, अकोमोडेशन आ जाएगा, है ना। तो इसकी बात अनुकूलन की बात वाइगोत्स्की नहीं, जीन पियाजे करेंगे। सहयोगात्मक सीखना, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कौन करेंगे? वाइगोत्स्की करेंगे। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि बच्चे दूसरों के साथ बातचीत और ग्रुप में काम करके सीखते हैं, डिस्कशन डिबेट से सीखते हैं। जब बच्चे दूसरों के साथ सहयोग करके सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, यानी कि सीखना सामाजिक सहभागिता के माध्यम से होता है। वेरी गुड। मॉडलिंग या मॉडल का अनुसरण, इसकी बात भी कौन करेंगे? वाइगोत्स्की करेंगे। ठीक है। ये जो मॉडलिंग है, ये पद्धति वाइगोत्स्की की विचारधारा के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि बच्चा दूसरे, चाहे कोई टीचर हो, उसका सहपाठी हो, या कोई मोर नॉलेजेबल अदर हो, बच्चे से कोई ज्यादा जानने वाला हो, तो बच्चा यहाँ पे उसके व्यवहार को देख करके सीखता है। मॉडलिंग, मॉडल का अनुसरण, यानी कि यहाँ पे बच्चा दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखेगा। तुम जैसा काम कर रहे हो, बच्चा आपको कॉपी करेगा, नकल करेगा आपकी। ठीक है। यहाँ पे सीखना अनुकरण और सामाजिक संपर्क से ही पॉसिबल है, यानी कि यहाँ बच्चा क्या करता है? नकल करता है, आपकी कॉपी करता है। जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही आप अनुकरण करेगा वो आपको देख करके। ठीक है। तो ये भी वाइगोत्स्की का पॉइंट है, यह भी वाइगोत्स्की का है, यह भी वाइगोत्स्की का है। अनुकूलन जो है ये जीन पियाजे का है, इसको हटा दो। 1 3 4 आपका राइट हो जाएगा, 1 3 4 राइट हो जाएगा, ये हट जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं और स्पीड बढ़ा दूं क्या पढ़ाने की, आप ज्यादा ना समझाऊं या इसी तरीके से चलते रहे हम लोग। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख। जो सोना है वो एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना कर रही है, उसके सामने एक समस्या आ गई है, थोड़ी जटिल है, जो सवाल है उसका थोड़ा कठिन सवाल है, और उस सवाल से वो सामना कर रही है, सवाल को लगाने का प्रयास कर रही है। उसकी टीचर उसको संकेत और इशारे देती है कि देखो बेटा, ये जो सवाल है तुम्हारा, इसको ऐसे ऐसे लगा दो। ठीक है, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा दो और वो यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करा के और सॉल्व कर दो। ठीक है, ऐसे संकेत और इशारे दे रही है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अकॉर्डिंग टीचर सोना को पाड़ प्रदान करके किस पर पहुंचने में मदद कर रही है। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग, पाड़ यानी कि टेम्पररी हेल्प दे रही है, तो टेम्पररी हेल्प दे करके कहां पहुंचने की कोशिश कर रही है? जैविक परिपक्वता पर, आत्मकेंद्रिता पर, अपरिवर्तनीय सोच पर, या समीपस्थ विकास के क्षेत्र पर पहुंचने की बात कर रही है। डियर फ्रेंड, वाइगोत्स्की ने क्या कहा? बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन्हें कोई दूसरा ज्ञानी व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल अदर टीचर, या उसका कोई साथी उसकी हेल्प करता है, उसको मार्गदर्शन देता है, जब उसको सहायता मिलती है। तो यहाँ पे जो टीचर है वो उसको पाड़ प्रदान करके समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है यहाँ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? ये वो क्षेत्र होता है जहां बच्चा खुद से नहीं लेकिन किसी दूसरे की हेल्प से काम पूरा कर लेता है। ठीक है, यहां एक होती है बच्चे की वर्तमान क्षमता, एक होती है बच्चे की वर्तमान क्षमता की बच्चा अभी, बच्चे की औकात क्या है कि वो इस सवाल को बस केवल यहां तक लगा पाएगा, यहां तक तो लगा लेगा लेकिन इसका आंसर नहीं ला पाएगा, क्योंकि आगे सवाल ये कठिन है, आगे इस सवाल पर अटक जाएगा। तो बच्चे की वर्तमान स्थिति यह है कि सवाल यहां तक लगा लेगा। ठीक है, जो वो अकेले कर सकता है। फिर एक होती है संभावित क्षमता, जो वो किसी की हेल्प से कर सकता है। फिर अब सवाल में अगर कोई दूसरा मोर नॉलेजेबल अदर आ गया, टीचर हो सकता है, कोई वयस्क हो सकता है, उसने आकर के बच्चे की हेल्प की, थोड़ा संकेत इशारे दिए, स्कैफोल्डिंग टेम्पररी हेल्प दी, तो अब बच्चा सवाल को लास्ट तक ले आएगा। ठीक है, तो ये जो उसकी खुद काम करने की क्षमता थी, प्लस अब उसकी जो एक दूसरे की हेल्प से जो बच्चा काम कर पाया, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया। तो ये जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया ना, इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके फोल्डिंग देकर के हम बच्चे को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अब बात आपके समझ में आ गई, जो टीचर है वो सोना को क्या दे रही है, संकेत और इशारे दे रही है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। यहाँ टीचर पार्ट यानी कि क्या कर रही है, इसके फोल्डिंग दे रही है, और ये जो पार्ट है ये सोना को उसके ZPD यानी कि समीपस्थ विकास क्षेत्र तक पहुंचने में हेल्प कर रही है, अर्थात टीचर उसकी जो संभावित क्षमता है उसको एक्टिव कर रहा है कि हाँ इसकी क्षमता आगे है। चलिए इतना हो गया। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन क्या है, ये पियाजे का विचार है और हटा दो इसको। ईगोसेंट्रिज्म किसकी बात है, ये भी पियाजे का ही विचार है, जहां बच्चे की जो सोच है केवल अपने दृष्टिकोण तक सीमित रहती है, बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता। अपरिवर्तनीय सोच, ये भी पियाजे का विचार है, यहाँ बालक एक ही पहलू पर ध्यान देता है, जैसे बच्चे के सामने पानी रखने की बात होती है गिलास में, है ना, एक चौड़ा और छोटा गिलास है, दूसरा पतला और लंबा है, तो बच्चा सिर्फ ऊंचाई को देखता है, यानी कि दूसरे पॉइंट को नहीं देखता। ये होती अपरिवर्तनीय सोच। ये सारे जीन पियाजे के पॉइंट हैं और यह वाइगोत्स्की का है, जो कि हमारा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रगतिशील कक्षा में, कक्षा कैसी है, प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता होती है, यहाँ पे जो लर्निंग है वो एक्टिव, यानी कि बच्चा एक्टिव लर्निंग करता है, बच्चा अपने अनुभव से, प्रयोग से पार्टिसिपेट करके सीखता है। टीचर यहाँ पे सिर्फ एक फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, हुक्म नहीं देता, आदेश नहीं देता, ऑर्डर नहीं देता, है ना। और यहाँ पे बच्चा ग्रुप में सीखता है, सहयोग करके सीखता है, बच्चे के रियल लाइफ से जुड़ा अधिगम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। नहीं, देखिए प्रगतिशील शिक्षा है, यहाँ पे जो टीचर है वो डायरेक्ट निर्देश नहीं देता। क्या करता है, निर्देश नहीं देता बल्कि बच्चे को प्रयोग करने का मौका देता है, सीखने का मौका देता है, स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका देता है, निर्देश नहीं देता, ठीक है। इसलिए काट दो, इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, नहीं, यहाँ तो बच्चा क्रिएटिव करता है, प्रयोग करके सीखता है, लैब में जाकर के सीखता है, ठीक है, अपने अनुभव से सीखता है। बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है, नहीं, बच्चा कभी भी पैसिव नहीं होगा, हमेशा बच्चा एक्टिव रहेगा, ये भी हटा दो। 3 ऑप्शन कट गए हमारे, एक बच्चा हमारा, क्या बचा कि अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। मतलब प्रगतिशील कक्षा में जो बालक होता है वो क्या होता है, अपना स्वनिर्देशित, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन होता है, अपने आप से वो क्या करता है, डिसिप्लिन हो जाता है। डंडे के बल पे नहीं अनुशासन दिखाता वो, कि मतलब अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो डंडा पड़ेगा, नहीं, बच्चा खुद इतना समझदार होता है कि अनुशासन बाहरी दबाव से नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा और जिम्मेदारी से आता है। यहाँ बालक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी भी समझता है कि इस विद्यालय के प्रति या कक्षा के प्रति, स्कूल के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना है। बच्चा यहाँ पे खुद समझदार होता है। प्रगतिशील कक्षा में टीचर समझाता है, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो खुद का नुकसान होगा, क्योंकि तुम्हें समझने में फिर दिक्कत आएगी। ये क्या है, ये एक आंतरिक अनुशासन है। क्या है, आंतरिक अनुशासन, क्योंकि यहाँ बच्चा खुद समझ करके शांत हो जाता है। और नॉर्मल क्लास में क्या है कि टीचर उठाएगा डंडा, गधे गए के पढ़ोगे नहीं तो अभी 4 डंडे मारूंगा तुम्हारे, है ना, तो डंडे के बल पे अनुशासन होता है। प्रगतिशील कक्षा में टीचर ने समझा दिया, बेटा तुम नहीं ध्यान दोगे तुम्हारा नुकसान होगा, फेल हो जाओगे, इसलिए पढ़ लो। बच्चा समझदार है, शांत हो गया, है ना। ये डिसिप्लिन क्या है, आंतरिक अनुशासन हो जाएगा। जब बच्चा खुद ये समझने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है और बिना किसी के कहे वो उचित व्यवहार करता है, तो यही कहलाता है स्वनिर्देशित आंतरिक अनुशासन, ठीक है। इतनी बात हो जाती है यहाँ पे क्लियर। अब जैसे इसमें कहा कि बच्चे पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, नहीं, यहाँ प्रगतिशील कक्षा में बच्चा अनुभव से, प्रयोग करके, खेल के माध्यम से, डिस्कशन डिबेट्स के माध्यम से सभी सीखने के स्रोत होते हैं, सिर्फ किताब नहीं होती। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ए ऑप्शन आपका हो जाता है राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लीजिए। कहता है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक और नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर लगभग 8 प्रकार की बुद्धि होती है। तो जो नृत्यक होते हैं, जो डांसर हैं, जो आपके आर्टिस्ट हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तो देखिए इनके अंदर होती है
शारीरिक गतिन संवेदनात्मक बुद्धि यानी कि बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का अपनी बॉडी के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। जैसे आपके डांसर हो गए, एक्टर हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, खिलाड़ी है ना, कैसे दौड़ करके पकड़ करके बॉल पकड़ के नीचे गिर जाते हैं, हम लोग नीचे गिर जाएं तो बिखर जाएं, लेकिन उनका अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में जो है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। जिनके अंदर तर्क गणितीय बुद्धि होती है, ऐसे लोग गणित में बहुत अच्छे होते हैं, लॉजिक लगाने में बहुत अच्छे होते हैं, रीजनिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि की बात करें तो जिनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, ऐसे लोगों को नेचर से बड़ा प्रेम होता है, पेड़ पौधों को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं, ये लोग जानवरों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर भाषाई बुद्धि होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ऐसे लोगों का भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होती है, शब्दों से खेल जाते हैं और भाषा के माध्यम से सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो ये उनका उदाहरण हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न लीजिए। कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। पुरुष ताकतवर, निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं कमजोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। ये किसका उदाहरण है? तो सबको पता है, जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है प्यारे दोस्तों। किसका उदाहरण? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि लड़कियां महिलाएं घर का काम करेंगी, चूल्हा चौका बर्तन करेंगी, लड़के ऑफिस का काम करेंगे, लड़के तो ताकतवर होते हैं, बलशाली होते हैं, लड़कियां मृदुभाषी होती हैं, कमज़ोर होती हैं, सुशील होती हैं, है ना, कोमल होती हैं। ये सब क्या है? ये समाज ने हमारे प्रति धारणा बना रखी है ना, और इसको कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप प्यारे दोस्तों। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आगे ऑप्शन देखिए, जेंडर समता क्या होता है? जेंडर समता और जेंडर समानता दोनों में मैंने आपको अंतर कई बार समझाया है, आज मैं फिर एक बार आपको समझा देता हूं। जेंडर समता समानता, जेंडर समानता का मतलब होता है कि जब लड़के और लड़कियों को एक जैसा अवसर दिया जाए और समान व्यवहार किया जाए दोनों के साथ में। ठीक है, यानी कि जब विद्यालय में लड़का और लड़की दोनों को पढ़ाई में, खेल में, बोलने में और पार्टिसिपेट करने में समान अवसर दिए जाते हैं, इसको कहते हैं जेंडर समानता। ठीक है, जेंडर समता का मतलब ये होता है कि हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के हिसाब से आप सहायता दीजिए, ताकि वो भी एक जो समान स्तर है वहाँ तक पहुँच सके, जिसकी जैसी आवश्यकता है उसकी वैसी मदद कीजिए। जैसे आपने कक्षा में सभी को बैठने के लिए कुर्सी दी, सभी को बैठने के लिए कुर्सी दी, लड़के लड़की को, है ना, सबको बैठने के लिए आपने कुर्सी दी, ये आपने की जेंडर समानता। ठीक है, अब समता क्या होगा कि जो छोटे कद का बच्चा है उसको ऊंची कुर्सी दो, जो ऊंचे कद का बच्चा है उसको छोटी कुर्सी दो, यानी कि जिस बच्चे को जिस तरीके की कुर्सी की आवश्यकता है उसको वैसी कुर्सी उपलब्ध कराओ आप। ये होगा जेंडर समता, यानी कि आपने यहाँ पे बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखा। जेंडर लचीलेपन का क्या मतलब होता है? जेंडर लचीलेपन का मतलब होता है कि जैसे जब कोई व्यक्ति अपने लिंग यानी कि अपने जेंडर की वजह से तय की गई जो उसकी पारंपरिक भूमिकाएं हैं, व्यवहार है या अपेक्षा है, उनसे बाहर जाकर के सोचता है या काम करता है, तो उसे जेंडर लचीलापन कहते हैं। नहीं समझे? समझो, जब समाज कहता है कि लड़के को ये काम करना चाहिए, लड़कियों को वो काम करना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा या व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ देता है, ये लिंग के प्रति लचीलापन दिखाता है। जैसे एक लड़की कहती है कि मुझे क्रिकेट खेलना है और इंजीनियर बनना है, ये क्या है? ये जेंडर लचीलापन है, क्योंकि पारंपरिक रूप से क्रिकेट या इंजीनियरिंग को लड़कों का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन लड़की यहाँ पे क्रिकेट खेल रही है, ये जेंडर लचीलापन है, इसने उस रूढ़िवादिता को तोड़ा। एक लड़का कहता है कि मुझे खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करना पसंद है, ये क्या है? ये जेंडर लचीलापन है, क्योंकि समाज में ये काम लड़कियों का काम समझा जाता है, जिसको एक लड़के ने तोड़ा, ये जेंडर लचीलापन है। सारे ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए। सिंपल ऑप्शन और राइट आंसर इसका जेंडर रूढ़िवादिता था। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है? निम्न में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं हैं? जो समालोचनात्मक चिंतन है जिनके अंदर, समालोचनात्मक सोच का मतलब क्या होता है? इसमें व्यक्ति गहराई से सोचता है, क्वेश्चंस पूछता है, जो भी चीज़ है उसके पीछे का रीजन ढूंढता है, सही गलत का एनालिसिस करता है, हर बात को जांच परख करके समझता है और सोच समझ करके डिसीजंस लेता है। ये होती है समालोचनात्मक चिंतन।
तो समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषता क्या होगी? मानसिक विचारों में खुलापन होगा सर। क्या होगा? ओपन माइंडेडनेस होंगे ऐसे बच्चे। इसका मतलब होता है ऐसे विद्यार्थी नई बातों को, नए विचारों को खुले मन से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उनके अंदर नए नए विचार आते रहते हैं। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी होती है इनके अंदर। समालोचनात्मक सोच की जड़ तो यही है, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, है ना। ऐसे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्लैरिफिकेशन करते हैं, चीजों को स्पष्ट करते हैं, वे हर बात पर प्रश्न उठाते हैं और उसके पीछे का रीजन जानना चाहते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ठीक है, इस तरीके की सोच होती है उसके अंदर। बिना सोचे विचारे निर्देशों का पालन करते हैं? नहीं नहीं नहीं, समालोचनात्मक सोच वाले बच्चे बिना सोचे विचारे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। ठीक है, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, वे खुद विचार बनाते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं और फिर उन्हें जांचने का प्रयास भी करते हैं कि जो हमने विचार बनाया, जो हमारे अंदर इमेजिनेशन, जो कल्पना आई, अब हम उसको अप्लाई करके देखेंगे। ये भी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले बच्चे की विशेषता है। ठीक है, और राइट गलत क्या हो गया कि बच्चे इंस्ट्रक्शंस को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ये गलत बात है। ये समालोचनात्मक सोच वाले बच्चे की विशेषता नहीं है। 4 हटा दो, बाकी सब सही है। 4 हटा दो, 1 2 3 5 सही है, 1 2 3 5 सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इतना डीप में कोई ना समझाएगा प्यारे दोस्तों, इसलिए हमारी सभी क्लासेस को फॉलो करें, देखें, तभी आप सीटेट को बहुत बेहतर तरीके से पास कर पाएंगे। बच्चों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत ढूंढना है आपको। जहां नहीं लग जाए वहां कान खड़े कर लेना, बहुत कंसंट्रेट होकर के आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कहता है आकलन के बारे में, देखिएगा, मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें क्या कह रहे हैं आप कि मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए? नहीं, क्योंकि आकलन का उद्देश्य केवल नंबर देना नहीं होता, बल्कि ये देखना होता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है। इसीलिए तो आप मूल्यांकन कर रहे हैं भाई। हमें ये पता लगे ना कि बच्चे की लर्निंग कैसी चल रही है, कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ उसमें सुधार की जरूरत है, इसलिए हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। तो आकलन मात्रात्मक नहीं होना चाहिए, क्वांटिटिव नहीं होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, गुणात्मक भी होना चाहिए। सिर्फ नंबर्स पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसको हटा दो, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव होना चाहिए, मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हटा दो, गलत है ये नहीं होना चाहिए। ये इसके हिसाब से तो ये सही हो गया। कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये बात अच्छी बात है। जब आप मान लीजिए क्लास चला रहे हो, पढ़ा रहे हो, उस समय भी आप बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं और इससे टीचर को तुरंत जानने का मौका मिलता है कि बच्चे को कहाँ, किस टॉपिक में कहाँ दिक्कत है, कौन सी लाइन समझ में नहीं आ रही है ना। बच्चे का काम, उसका व्यवहार, उसकी एक्टिविटीज से जो लर्निंग प्रोसेस है उसको समझने का मौका मिलता है। अच्छी बात है। बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जी बिल्कुल, जब हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, उसकी हर एक एक्टिविटी पर हमारी नजर होती है, तो हम बच्चे का आकलन ठीक तरीके से कर पाते हैं। क्योंकि मूल्यांकन केवल रिजल्ट पर नहीं, बल्कि जैसे यहाँ पे टीचर क्या करता है, बच्चों को देख करके, ऑब्जर्व करके, उनकी समझ को ऑब्जर्व करके, उसका इंटरेस्ट क्या है बच्चे का, वो किस तरीके के कामों में पार्टिसिपेट ज्यादा कर रहा है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। अच्छी बात है ये। आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। बात तो ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है ये केवल परिणाम पर नहीं होता, रिजल्ट पर नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना होता है कि बच्चा सीख किस तरीके से रहा है। ये भी सही है। गलत क्या है? ए ऑप्शन, मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। नहीं, ये इसके बारे में ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अच्छा आकलन वो होता है जो बच्चे की जो सीखने की यात्रा है उसको समझे कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, न कि सिर्फ परीक्षा में मिले नंबर्स को गिने। इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कहता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सफल समावेशन यानी कि इंक्लूजन के लिए टीचर को क्या करने से बचना चाहिए, यानी कि कौन सा तरीका गलत है उनके लिए।
विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना, नहीं ये तो अच्छी चीज है कि बच्चा अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू रखे, है ना, उसको अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो क्रिएटिव होता है, उन्हें अपनी सोच, अपने आचार विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का मौका मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, है ना, अपने दृष्टिकोण रखने का मौका मिलना चाहिए। अच्छी बात है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करनी चाहिए, बहुत अच्छी पॉइंट है। इसका मतलब क्या ये कहते हैं कि देखिए ये क्या है कि इन बच्चों को सामान्य गतिविधियां जो होती हैं, जो सामान्य बच्चों के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं, उनके साथ साथ कुछ इनको चैलेंज वाला काम भी देना चाहिए, कुछ चैलेंज वाले क्वेश्चंस भी, कुछ कठिन क्वेश्चंस भी देने चाहिए, नहीं तो ये ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा चैलेंज वाला काम इनको देंगे तो ये उसमें लगे रहेंगे, इंटरेस्टेड भी होता है इनके लिए, और उससे इनका ज्ञान भी बढ़ेगा, स्किल भी बढ़ेगी। ओके, ये भी अच्छी चीज है, ये भी अच्छा है। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए, नहीं, हम यहाँ पे अध्यापक केंद्रित नहीं, हम यहाँ पे बालक केंद्रित पाठ्यक्रम लागू करेंगे, जिसमें हम बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता और उसके लेवल, स्पीड के हिसाब से उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ये तरीका गलत है, ये काम करने से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना, यह भी अच्छी बात है कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वो गतिविधि उसको करने दो। ठीक है, इससे बालक अपनी रुचि के अनुसार गहराई से सीख सकते हैं, जिससे उनकी जो सेल्फ मोटिवेशन है वो बढ़ती है। ठीक है, तो आई बात समझ में। प्रतिभाशाली छात्रों को सिखाने के लिए टीचर को एक तो मेन पॉइंट यह है कि अध्यापक केंद्रित यानी कि शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यही पॉइंट गलत है और इसी काम को करने से हमें बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को, विद्यार्थी कैसे हैं? वंचित पृष्ठभूमि। वंचित पृष्ठभूमि का मतलब वो बच्चे होते हैं जिन्हें समाज, परिवार या जो गरीब है आर्थिक स्थिति की वजह से उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, सही संसाधन नहीं मिल पाए, सही अवसर नहीं मिल पाए, वो सुविधाएं नहीं मिल पाई, तो उनको कहा जाता है कि वो वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये वो बालक होते हैं जो अपने साथियों की तुलना में इनको सुविधाएं कम मिलती हैं, वो उतने अच्छे अवसर नहीं मिलते, उसी एटमॉस्फेयर में ये पले बढ़े होते हैं और उनकी जो सीखने की गति है या स्कूल में जो परफॉर्मेंस की क्षमता है उस पर भी इन सब चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे बच्चों को लिए क्या करना चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूलों में अध्ययन का प्रबंध किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता अन्य छात्रों में मेल नहीं खा सकती। देखिए ये गलत बात है कि हम जो है उनको अलग अलग स्कूलों में पढ़ाएंगे, इससे जो है कि एक अलग थलग की भावना बच्चे के अंदर डेवलप होती है। हम इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये गलत बात है कि हम इसको उनके लिए अलग अलग प्रबंध करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। उनको कहाँ पढ़ाएंगे? सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ाएंगे। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। देखिए ये भी गलत तरीका है, इससे भी सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा। भाई हर बच्चे को जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाइए आप। ठीक है, केवल उसका व्यवसाय, उसके घर परिवार का पेशा देख करके आप वही चीज उसको सिखाने लग जाओ, ऐसा नहीं। जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो सिखाओ। ठीक है, नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए, ये बात बहुत अच्छी बात है। वही तो हम समझा रहे थे यहाँ पे, अलग अलग स्कूलों में नहीं, नियमित स्कूलों में, जो रेगुलर स्कूल्स हैं, जो सभी बच्चों के लिए स्कूल हैं, उसमें पढ़ाओ, है ना। और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट ये लिखा है भाई, नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए, है ना। अर्थ कहने का मतलब है ऐसे बच्चों को भी जो आम स्कूल होते हैं, नॉर्मल स्कूल्स, उसमें ही पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें अलग स्कूलों में हमें नहीं भेजना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनकी परिस्थितियां, उनका अनुभव अलग होता है, इसलिए टीचर को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई भी और जो पढ़ाने का तरीका है वो भी थोड़ा बदल लेना चाहिए। तभी तो कह रहा है कि पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर लेना चाहिए। जो बच्चा जैसा है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना, यानी कि जो भी सिलेबस है और जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए जो उन बच्चों की समझ और उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा बदला जा सके। जैसी बच्चे की समझ हो, जैसी ज़रूरत हो, उसके हिसाब से सिखाओ। अगर कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से आया है, गांव से आया है, तो गांव से जुड़ी चीज़ों को जुड़ी चीज़ें के बारे में समझाना चाहिए। कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं गाँव से रिलेटेड है तो गाँव के उदाहरण लीजिए, है ना।
और अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे पढ़ाइए। तो ये होता है पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर लेना, ठीक है। अब जैसे कह रहा है कि सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की सुविधाएं देना, यानी कि बच्चों की संस्कृति, उनकी भाषा, उनका लाइफ स्टाइल को ध्यान में रख करके पढ़ाना है आपको, ताकि उन्हें लगे कि पढ़ाई जो है उनकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। कोई बच्चा किसान परिवार से है तो अगर आप मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं तब भी उसको किसान के तौर पर माप तौल करके पढ़ाइए, ठीक है। और अगर कोई बच्चा मजदूर परिवार से आया है तो उसको मजदूरी के हिसाब से उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से आप उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये किसने कह दिया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसे बच्चों को हम नियमित स्कूल में रखेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा बेस्ट हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म मिलान कौन सा है? देखिए भाई, अधिगम कठिनाई, कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय देना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ये इसका हमें सही युग्म देखना। ये तो सही पॉइंट लिखा है कि जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, हो सकता है डिसलेक्सिया हो, डिस्कैल्कुलिया हो, डिस्फेजिया हो, अफेजिया हो, है ना, जो भी अधिगम कठिनाई है, तो फिर उसको हम काम पूरा करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। सबको 1 घंटा मिल रहा है, तुमको 1.5 घंटा मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से एक्स्ट्रा समय देना चाहिए, अच्छी बात है। ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार वाले बच्चे को बहुत कठिन काम देना, नहीं, वो पहले ही ध्यान न्यूनता है, यानी कि पहले से ही चीजों पर वो कंसंट्रेट तो कर नहीं पाता, ध्यान लगा नहीं पाता, ऊपर से उसको कठिन काम दे दोगे, वैसे छोड़ के भाग जाए वो तो, है ना। तो ये काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चे को आप मुद्रित सामग्री प्रावधान करेंगे, प्रिंटेड चीजों को देंगे। क्या मतलब बनता है भाई? जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा उसके सामने आप प्रिंटेड चीजें रखेंगे, किसी काम की नहीं उसको, ये भी गलत है। वाक बाधिता, व्याख्यान विधि का प्रयोग, देखिए जिसको बोलने में दिक्कत होती है ना, जिसको बोलने में समस्या है, उसको थोड़ा सुनने में भी दिक्कत होती है, ऐसा नॉर्मली, है ना। तो उसके लिए आप सिर्फ व्याख्यान देंगे? नहीं, उस बच्चे के लिए व्याख्यान ही ना दे करके बाकी चीजें, जैसे उसके लिए जो देखने की चीजें हैं, भाई बोल ही तो नहीं पा रहा है, जो देखने की चीजें, विजुअल एड्स का प्रयोग करो, साइन लैंग्वेज का प्रयोग करो, है ना। सिर्फ बोल बोल करके पढ़ाओगे उसको और पका दोगे, ये भी तरीका गलत है। बेस्ट ऑप्शन हमारा यही है कि जो अधिगम कठिनाई जिस बच्चों को है उसको पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दो, ये बेस्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कहता है सृजनात्मकता केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। नहीं भैया, क्रिएटिव केवल कलाकार में ही होती है, वैज्ञानिक ही क्रिएटिव होता है या फिर कवि क्रिएटिव होता है? अरे क्रिएटिव तो भाई हर व्यक्ति में क्रिएटिविटी थोड़ी बहुत तो होती ही है। हर व्यक्ति अपने अपने काम में कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर ही लेता है, चाहे वो टीचर हो या अब जैसे कह रहा है दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी और खाना पकाने में क्रिएटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है। किसने कह दिया? ये नहीं है कि सृजनात्मकता केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि में ही हो, वो बढ़ई में भी होती है। बढ़ई देखो किस तरीके से नक्काशी कर देता है, लकड़ियों के ऊपर कैसे डिजाइन बना देता है, हम लोग देख करके चौंक जाते हैं। वो क्रिएटिविटी ही तो है। जो रसोई में खाना बना रहा है वो भी क्रिएटिविटी दिखाता है, कुछ नया, कुछ नई रेसिपी बना करके और नई चीज तैयार कर देता है जिसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही होता है ना। तो ऐसा नहीं कि क्रिएटिविटी सिर्फ लिमिटेड है जो केवल कलाकार में होगी, वैज्ञानिक में होगी, नहीं। क्रिएटिविटी भाई चाहे टीचर हो, रसोइया हो, बढ़ई हो, किसान हो, वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, कुछ भी, कोई भी हो, हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी होती ही है, किसी पेशे तक सीमित नहीं है। ये दोनों ऑप्शन हटा दो भैया, ये और दोनों ही गलत हो जाते हैं। ओके, अगला पॉइंट लीजिए, शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। बिल्कुल लचीला होना चाहिए। लचीला होने का मतलब है कि जो बच्चा जैसा है उसके हिसाब से आप भी ढल जाओ, है ना। हर बच्चे की सीखने की गति, उसकी समझ, उसका इंटरेस्ट अलग होता है। इसलिए टीचर को पढ़ाने के लिए और मूल्यांकन करने के जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, उनको हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से बदलना चाहिए। यानी टीचर को क्या होना चाहिए सर? टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है। अब रीजन आर कहता है कि बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये भी बात बहुत अच्छी है। हर बच्चा, हर बालक यूनिक है सर, विशेष है, यूनिक है, और टीचर्स को उसकी जो ये भिन्नता है, डिफरेंस है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए।
उसे अपनी स्पीड और जो उसकी सीखने की जो स्टाइल है, जो उसका लेवल है, उसको उसके हिसाब से, जो उसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से सीखने का मौका देना चाहिए। अब जैसे ए ऑप्शन कह रहा है कि टीचर को लचीला होना चाहिए, टीचर को कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और उनका सम्मान करना जरूरी है। इसलिए आर जो है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल एंड सरल क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं भाई। जैसा हमने ऊपर बताया कि हर बच्चे को उसके हिसाब से सिखाओ। भाई कोई चित्र देख करके बढ़िया समझता है, कोई डायग्राम बना करके बढ़िया समझता है, कोई सिर्फ सुन करके समझ लेता है, कोई बोल करके सीखते हैं, कोई धीरे धीरे, लेकिन कोई धीरे सीखता है लेकिन बहुत गहराई से समझ लेता है। इसलिए टीचर को एक ही तरीका सब पर लागू नहीं करना चाहिए, हर बच्चे के हिसाब से अपने टीचिंग मेथड में बदलाव कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूं ताकि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए वो आप उसको सॉल्व कर पाए, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं, है ना। हम अगर सिर्फ ये बता दें नहीं ये क्वेश्चन गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, अगर हम ये बताते रहेंगे तो आप इन ऑप्शंस का मतलब नहीं समझ पाएंगे। और अगर क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए, लेंथी क्वेश्चंस आ गए, फिर आप उनको नहीं समझ पाएंगे। जब आप थ्योरी सुनेंगे, शब्दों को सुनेंगे, उनको समझेंगे पॉइंट के अकॉर्डिंग, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी चुटकी में हल करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन कहता है स्कूल और समुदायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाई समझिए, स्कूल और समुदाय के लिए, स्कूलों और समुदायों को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी समुदाय हो, कोई भी समूह हो, समाज हो, उसको प्लस विद्यालय को, पेरेंट्स को प्लस विद्यालय को मिलकर के काम करना होगा। कैसा काम करना होगा सर? मिलकर काम करना चाहिए। भाई इसका मतलब है स्कूल और समुदाय दोनों मिलकर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। स्कूल बच्चों को एजुकेशन दे रहा है और समुदाय में कौन है? आपके पेरेंट्स, परिवार, पास पड़ोसी और समाज। ये बच्चों को सहयोग सिखाते हैं, बच्चों को नैतिकता सिखाते हैं, बच्चों को रियल लाइफ का अनुभव कराते हैं। ठीक है, तो वो प्लस स्कूल की एजुकेशन दोनों मिलकर के बच्चे का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। वंचित समुदायों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों की कोई भूमिका नहीं है। अच्छा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर स्कूल नहीं देंगे तो क्या पड़ोसी आएंगे देने? गलत है कि नहीं है? प्योर गलत है भाई, है ना। क्योंकि स्कूल का मुख्य काम तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही देना है, बाकी काम तो उसके सेकेंडरी है। स्कूलों की इसमें बहुत भूमिका होती है, कह रहे हैं कि कोई भूमिका नहीं होती, हटा दो इसको। वंचित समुदायों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में समुदायों की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत है भैया। देखिए, समुदाय बच्चों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करता है, शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जब समुदाय, पेरेंट्स, समूह, समाज कहता है बच्चे से कि हम तुमसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं, तुम्हें ऐसा बनना है, तुमको उनके जैसा बनना है ना, तो बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन जागता है। तो मोटिवेट करने का काम कौन करता है? समुदाय करता है ना। तो ऐसा नहीं कि समुदाय की कोई भूमिका नहीं, बहुत भूमिका होती है। और प्लस बहुत सारी, जैसे मोरलिटी हो गई, सहयोग करना हो गया, नैतिकता हो गई, समाज के नियम कानून, सभ्यता, संस्कृति, सब समुदाय ही तो सिखा रहा है। स्कूल में तो बच्चा बाद में पहुंचता है। ठीक है, समुदाय बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, बच्चों की भलाई के लिए स्कूलों और समुदाय के बीच कोई बातचीत न होना ही बेहतर है। अच्छा, ये भी गलत है भाई। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बच्चों की जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, समस्या है, उसको समझना भी तो मुश्किल हो जाएगा। ये भी गलत है। ठीक है, और समुदाय की कोई भूमिका नहीं, ये भी गलत है। कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि स्कूल और समुदाय मिलकर के काम करें। ये ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, 22 नंबर क्वेश्चन लीजिए भाई फटाफट। और जितना मैं सोचता हूँ कि फास्ट पढ़ा दूँ उतने स्लो हो जाता है। मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं, वो लैंग्वेज में अच्छा है, हिंदी लैंग्वेज हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में बढ़िया है वो। उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण है उसका अच्छे से पढ़ाई ना करना। देखिए, है तो वो अच्छा, उस कह रहा है कि मैं भाषा में अच्छा हूँ, इंग्लिश में भी अच्छा हूँ, हिंदी में भी अच्छा हूँ, लेकिन जो मेरे नंबर कम आए ना, उसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं करी है। मोनू अपनी परफॉर्मेंस का आरोपण किस कारक को कर रहा है? क्या ये एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया कि उसके नंबर कम आए हैं, ये आनुवंशिक कारक हो गया,
योग्यता की कमी रह गई उसके अंदर या कोशिश की कमी रह गई। देखिए ये एनवायरनमेंट का फैक्टर किसी तरीके से नहीं है, हेरिडिटी का फैक्टर नहीं है, ये क्या योग्यता की कमी है? नहीं नहीं, योग्यता है उसके अंदर। वो कह रहा है ना कि मैं भाषाई कौशल में अच्छा हूं, यानी कि स्किल उसके अंदर बहुत है, योग्यता की कोई कमी नहीं है उसके अंदर। कमी किसकी रह गई? अच्छे से पढ़ाई नहीं की बंदे ने, कोशिश की कमी रही। बड़ा ईमानदार बच्चा है, कह रहा है मैंने पढ़ाई बढ़िया से नहीं करी, यानी कि कोशिश नहीं की, कोशिश में कहीं ना कहीं लैक ऑफ एफर्ट रह गया सर, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, कहता है बच्चों का संपूर्ण शारीरिक और संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। शारीरिक प्लस संवेगात्मक, यानी कि फिजिकल प्लस इमोशनल, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो इमोशनली भी आप फिट होंगे, है ना। यदि आप फिजिकली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? आपके इमोशंस पर भी पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि संवेगात्मक कारकों का हमारे इमोशंस का हमारी लर्निंग पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, गलत है। देखिए अगर हम इमोशनली अच्छा फील कर रहे हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा है, हम खुश हैं, हैप्पीनेस है, हमारे अंदर जॉय है, आनंद है, तो हम अपने दिमाग को एकाग्र कर पाते हैं, चीजों पर कंसंट्रेट कर पाते हैं, उनको सीख पाते हैं और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। लेकिन यदि हम इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हम उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, तो हमसे अधिगम ना हो पाएगा, दिमाग कंसंट्रेट नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास करके हमको सिखा लो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि बच्चे के अंदर निराशा है, दुख है, वो भयभीत हो सकता है, वो चिंतित हो सकता है, तब उसका अधिगम नहीं हो पाएगा। ये गलत बात है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ए तो सही है, आर गलत हो जाएगा, ए सही है, आर गलत हो जाएगा। सर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है मध्य विद्यालय कक्षा में छात्रों को सेट करने के लिए प्रोत्साहित करने पर शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए। किस चीज के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए? महारत उन्मुख लक्ष्य के लिए, असफलता स्वीकार करने वाले लक्ष्य की बेटा फेलर एक्सेप्ट कर लो, फेल हो गए हो उसको एक्सेप्ट कर लो, क्या इसके लिए उनको मोटिवेट करें हम? या असफलता से बचने वाले लक्ष्य की देखो तुम्हें फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना है, भले ही तुम्हें 100 में 33 नंबर लाओ लेकिन बेटा 32 ना आ जाए तुम्हारे, फेल नहीं होना है, सिर्फ इसके लिए मोटिवेट करोगे। या प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य, तुम्हें परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, क्या देनी है? परफॉर्मेंस अच्छी देनी है इसके लिए, या फिर मास्टरी हासिल करने के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? हम बच्चों को मास्टरी ओरिएंटेड गोल के लिए प्रेरित करेंगे। जैसा हम आपसे कहते हैं कि बेटा ये मत सोचो कि हमें सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लाने हैं, सिर्फ इसके लिए मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, सीडीपी में मास्टरी हासिल करो। जब मास्टरी हासिल कर लोगे तो 30 आउट ऑफ 30 क्या तुम्हारे सीटेट में 150 में 140 भी आ जाएंगे। सिर्फ अगर 140 लाने के लिए पढ़ोगे तो ना आएंगे, लेकिन जब महारत हासिल करोगे, सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाओगे, कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ लोगे तो 140 क्या 145 भी आ जाएंगे। ठीक है, तो महारत हासिल करो सब्जेक्ट में, क्या करो? महारत हासिल करो, उसके सब्जेक्ट के मास्टर बनो। निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? किस तरीके पर बल देना चाहिए? उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम होना चाहिए, या संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया के द्वारा अधिगम होना चाहिए, रट्टाफिकेशन के माध्यम से, या फिर दूसरों से ज्यादा नंबर्स प्राप्त करने के लिए सीखने पर बल देना चाहिए? देखिए उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, ये बिहेवियरिज्म से जुड़ा है, ये व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़ा है। ये ऑप्शन व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़ा है, जहां बच्चों को केवल बस आंसर दे दो और रट करके उनको सिखाया जाता है, यहाँ पे सोचने समझने की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिगम की कौन सी प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, कि बच्चा जहाँ पे खुद खोज करके सीखे, प्रयोग करके सीखे, सोच विचार करके सीखे, हमें ऐसी चीजों पर फोकस करना है। यहाँ टीचर केवल मार्गदर्शन देता है, उत्तर नहीं बताता। ये तरीका क्या है? इसको कंस्ट्रक्टिविज्म पर ये बेस्ड होता है, इसको संरचनावाद कहते हैं, जो कहता है, क्या कहता है कि सीखना बच्चे के अनुभव और सोच से निर्मित होता है, बच्चे अपने ज्ञान के स्वयं निर्माता हैं। ठीक है, यहाँ पे बालक साइंस की क्लास में प्रयोग करके नियमों को समझता है और गणित में क्वेश्चंस को हल करके मेथड्स को समझता है। ठीक है, रट्टाफिकेशन की बात होगी नहीं, दूसरों से नंबर लाने के लिए हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे नहीं। बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बेस्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए भाई, 26 नंबर क्वेश्चन लीजिए।
कहता है निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक बाहरी होती है, एक आंतरिक होती है। आंतरिक वो हमारे जो हमें अंदर से आए, जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस काम को करने में हमें मजा आता है, वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और बाहरी वो होती है जो हमें बाहरी दबाव से के कारण हम करते हैं, जैसे इनाम पाने के लिए, दूसरे के या डंडे के डर से काम करते हैं, वो बाहरी होती है। अगर आप सजा से बचने के लिए काम कर रहे हैं तो ये बाहरी है, इनाम के लिए काम कर रहे हैं बाहरी है, असफलता फेल होने का डर की वजह से काम कर रहे हैं बाहरी है। अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है? रुचि। ये बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आपका खुद का इंटरेस्ट है, आप किसी की डर की वजह से काम नहीं कर रहे, कोई इनाम पाने के लिए काम नहीं कर रहे। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बनेगा? क्या क्यूरियोसिटी या ईगरनेस, इच्छा, क्या ये बाधा बनती है सीखने में? नहीं नहीं नहीं, जब बच्चा उत्सुक होता है तो बेहतर सीखता है, बाधा तो नहीं बनती है ना। तो उत्सुकता, क्यूरियोसिटी क्या है? ये जब विद्यार्थी में उत्सुकता होती तो वो नई चीजें जानना चाहता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, ये क्वेश्चंस पूछता है, ये तो अच्छी चीज है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ये भी अच्छी भावना है। जब विद्यार्थी अपने टीचर्स, अपने सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता है तो सीखने का वातावरण और बेहतर बन जाता है। जब बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, ये भी सीखने की एक सबसे बड़ी प्रेरणा है। जिस जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, ये बच्चे को खोज और क्वेश्चंस पूछने की जो एक इच्छा है उसको जागृत करता है। होपलेसनेस, जब बच्चा निराश हो जाता है, ये सीखने में बाधा पैदा हो जाती है कि बच्चा यहाँ पे निराश हो गया, हताश हो गया, होपलेस हो गया, अब उसकी कोई आशा ना रही, है ना। बच्चे को लगता है कि यार वो नहीं कर सकता, यहाँ पे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है ना। जैसे अगर मान लीजिए बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो सोचने लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा, फिर वो सीखने की कोशिश ही छोड़ देता है, तो ये बाधा पैदा कर देगा, होपलेसनेस बाधा पैदा कर देगा। 28 नंबर क्वेश्चन लीजिए, क्या कहता है, देखिए बड़ा क्वेश्चन है। एक कक्षा में जल कॉन्सेप्ट पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है मैडम। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह अपने घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। मैडम पढ़ा रही थी वाटर का कॉन्सेप्ट और मैडम ने कहा कि जल रंगहीन है, पानी का कोई रंग नहीं है। मैडम, बच्चे ने कहा नहीं मैडम सुनो, हमारे घर के पास एक गंदा नाला है, उसमें पानी काला है। कैसा पानी है? उसमें तो काला पानी है, उसमें तो नीला पानी है, उसमें तो हरा पानी है, तुम कह रहे हो रंगहीन है। ठीक है, तो बच्चे ने इस तरीके से प्रतिक्रिया दी। आप देखिए यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए। जब बच्चे ने बताया कि उसके घर के पास एक गंदा नाला है तो बच्चा ये कह सकता है कि उसमें हरा पानी है। भाई हो सकता है उसमें काई वगैरह आ गई हो तो हरा पानी बता रहा हो, या काला पानी बता रहा हो कि हमारे नाले में तो काला पानी आता है। ठीक है, इस वजह से उसने हो सकता है जो भी कहा हो, उसने कहा जल रंगहीन नहीं है मैडम, आप गलत बोल रहे हो। इस जवाब को सिरे से टीचर को नकार देना चाहिए, इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है, या फिर इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने के तर्क बताने चाहिए, या फिर केवल एक ही सही जवाब की जल रंगहीन है पर जोर देना चाहिए, या टीचर को कह देना चाहिए चुप बैठ गधे, जल तो रंगहीन ही है। क्या ऐसा कहना चाहिए? नहीं नहीं, बेस्ट ऑप्शन ये है कि इस जवाब को अपना लेना चाहिए। बच्चे से पूछना चाहिए कि आखिर वो क्या कह रहा है। बच्चा अगर कह रहा है मैडम हमारे पड़ोस में जो जल है वो हरा रंग है नाले में, या जो गंदा नाला है उसमें काला जल है, तो यहाँ पे टीचर को पहले उसकी बात को समझना चाहिए, फिर उसके पीछे का लॉजिक बताना चाहिए कि अगर नाले में हरा पानी है तो क्यों है, काला पानी है तो क्यों है, और जो हमारा शुद्ध पानी है वो रंगहीन कैसे है, इस पर उसको तर्क देना चाहिए। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन ले लीजिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एंड बहुत बढ़िया मजेदार क्लास रही। कैसी रही क्लास ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये आपके सेकंड पेपर के क्वेश्चंस थे और इसी तरीके से हम फटाफट आपको क्लासेस देते रहेंगे। आप बस अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर करते रहिए, उनसे कहते रहिए कि बस बेस्ट तरीका, बेस्ट क्लासेज यही हैं, इनको बाकी बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मानता हूँ स्मार्ट बोर्ड पे बहुत सारी सुविधाएं दे करके, लेकिन इतनी मेहनत अब शायद नहीं करते जितनी मैं कर रहा हूँ। बहुत एक एक शब्द आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? सामाजिक संरचनात्मक उपागम, क्या सामाजिक संरचनात्मक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये थ्योरी किसकी है पहले तो ये बताओ।
सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये किसकी थ्योरी है? ये भैया लेवाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, लेवाइगोत्स्की का सिद्धांत है ना, उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है। तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लेवाइगोत्स्की की देन है। तो किसकी महत्ता पर बल देता है? इनाम और दंड की बात करते हैं? नहीं, लेवाइगोत्स्की इनाम और दंड की बात नहीं करते, ये बात करते हैं, ये जो पॉइंट है ये व्यवहारवाद से जुड़ा पॉइंट है, ठीक है। अब मानकीकृत आकलन की बात इसमें होगी नहीं। मानकीकृत आकलन का मतलब होता है कि जो सीखने के यानी कि सबके लिए एक ही तरीका अपनाना। सांस्कृतिक संदर्भ की बात करते हैं कौन? लेवाइगोत्स्की, ठीक है। तो सामाजिक संरचनात्मक उपागम, ये किसकी महत्ता पर बल देता है? ये सांस्कृतिक संदर्भ पर बात करता है। किस पर बात करता है? सांस्कृतिक संदर्भ पर, यानी कि सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत के अकॉर्डिंग बच्चे का जो सीखना है उसके सांस्कृतिक परिवेश, जिस परिवेश में वो रह रहा है, एटमॉस्फेयर में वो रह रहा है, सामाजिक अनुभव जैसे हैं, भाषा से उसकी लर्निंग प्रभावित होती है। यहाँ पे बालक अपने परिवार, समुदाय, समाज की एक्टिविटीज से सीखता है। वहाँ उसकी जो सांस्कृतिक संदर्भ है, जो उसके लोकगीत हैं, जो कहानियाँ हैं, जो उसका धर्म है, और जो उसके ग्रुप में काम होते हैं, आस पड़ोस जो काम होते हैं, उनके माध्यम से उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। इसलिए सीखने को बच्चे की संस्कृति और सामाजिक बैकग्राउंड से जोड़ा गया है। आई बात समझ में? प्रतिपादक अध्यापन, ये एक पारंपरिक पुराना तरीका है जिसमें टीचर बोलता है, बालक यहाँ पे सुनता है, यानी कि टीचर एक्टिव होता है, बालक पैसिव होता है। ये हटा दो, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सांस्कृतिक अधिगम, ठीक है। इसमें लेवाइगोत्स्की ने क्या कहा कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कम्युनिकेशन, बच्चा अपनी संस्कृति और सहयोग से सीखता है। इसका मतलब यह है कि बच्चा अकेले नहीं सीखता बल्कि अपने समाज, संस्कृति, भाषा और अनुभव से सीखता है। सर आज का लास्ट क्वेश्चन लीजिए। और यदि आपके पास सीटेट में एसएसटी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको एसएसटी के 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। एसएसटी के कंप्लीट नोट्स हमने तैयार किए हैं, वो लेने के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा एंड आपको कुछ फीस पे करनी होगी। हमारे कंप्लीट नोट्स आपके एसएसटी के आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहता है अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर। कैसे प्रभावशाली हो जाएगा? बच्चों को सीखने में मजा कैसे आएगा? ये संदर्भित रूप में हो, बात ठीक है। जब अधिगम संदर्भित रूप में होता है, संदर्भित मतलब बच्चे के कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करता है, बच्चे की जो उसकी समाज संस्कृति है उससे रिलेट करता है, बच्चे की रियल लाइफ से जब नॉलेज कनेक्ट होता है तब वो अर्थपूर्ण हो जाता है, ठीक है। जब छात्र जो सीख रहा है उसे अपने जीवन से जोड़ लेता है, रियल लाइफ से जोड़ लेता है, अपने अनुभव से जोड़ लेता है, अपने आस पड़ोस की चीज़ों से जब उसको जोड़ पाता है तब वो सीखना और ज़्यादा गहराई, तब वो उसका जो सीखना है वो गहराई से उसको समझ लेता है, लंबे समय तक याद भी रख पाता है, ठीक है। जो चीज़ वो रोज़ देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, जब चीज़ें उसी से जुड़ जाती हैं वो संदर्भित कहलाती हैं। अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो। प्रदर्शन अभिमुखी का मतलब होता है कि इस बालक केवल नंबर्स पाने के लिए सीख रहा है, समझने के लिए नहीं सीख रहा है, ये गलत तरीका है। अधिगमकर्ता बाहरी कारकों से अभिप्रेरित हो। बाहर की कारकों यानी कि मुझे इनाम मिले, लोग मेरी तारीफ करें, या अगर वो डर की वजह से सीख रहा है तो ये गलत है, ठीक है। ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, इससे बच्चे की सीखना भी अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए, ये भी गलत तरीका है कि आप एक बात यहाँ की बता रहे हो, एक वहाँ की बता रहे हो, टुकड़ों में समझा रहे हो। नहीं, आप जो सिखाओ वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए। आज जो आप सिखा रहे हो ये कल वाले नॉलेज से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कल वाला जो पढ़ाया वो परसों वाले से कनेक्ट होना चाहिए, या जो हम आज टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप जो बातें बता रहे हो एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तब बच्चा उसको बेहतर समझता है। आज का 30 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।